Hi all, welcome to Jim's Orbit. I am Malika and today we'll be starting with the chapter Metals and Non-Metals, that is chapter number 3 for chemistry. So let's begin with the basic introduction. हम अपने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपको क्या क्या कंटेंट स्टडी करने हैं इंडिविजुअली चैप्टर्स में. सो स्किपिंग दैट पार्ट विल सिंपली जंप ऑन टू द इंट्रोडक्शन फॉर दिस चैप्टर. तो आपके पास इन टोटल 118 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं नेचर में. एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स आर बेसिकली द प्योर सब्सटेंसेस जिन्हें हम फर्दर ब्रोक डाउन नहीं कर सकते. द प्योर सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स. तो हमारे पास 3 टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं: मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. मेटल्स बेसिकली क्या होते हैं? कोई भी एलिमेंट जो अपने इलेक्ट्रॉन्स दूसरों को डोनेट कर पाए ताकि वो केमिकल रिएक्शंस में पार्ट ले पाए, उनको हम बोलते हैं मेटल्स. एनी एलिमेंट दैट कैन इजीली डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन टू सम अदर एलिमेंट ताकि it can take part in the chemical reactions, they are called metals. For example, sodium, potassium, aluminium, silver, they all are metals. Generally in 118 elements में approximately 90 आपके पास metals है. ठीक है? Coming on to non-metals. Non-metals ऐसे elements होते हैं जो easily दूसरों से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाए, गेन कर पाए. ठीक है? तो ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं नॉन मेटल्स. फॉर एग्जाम्पल कार्बन, सल्फर, ब्रोमीन, आयोडीन एंड सो ऑन, दे आर जनरली नॉन मेटल्स. तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 22 नॉन मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं. अब मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स का एक ब्रीफ आइडिया दूंगी. इन डिटेल हम मेटलॉइड स्टडी करेंगे इन चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में. मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं. मतलब एट टाइम्स दे बिहेव एज मेटल्स, एट टाइम्स दे बिहेव एज नॉन मेटल्स. उनमें सब कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की होती है, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की होती है. तो ऐसे एलिमेंट्स को मेटलॉइड्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड सो ऑन. तो 90 अप्रॉक्स आपके पास मेटल्स हैं, 22 अप्रॉक्स आपके पास नॉन मेटल्स हैं. रेस्ट रिमेनिंग आउट ऑफ दिस 118 आर metalloids. Clear? So this was the general introduction. हम स्टार्ट करते हैं from our chapter. इसमें हम फर्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, that is the physical properties of metals and non-metals. So let's begin. Physical properties का क्या मतलब होता है? Generally elements का क्या physical state है, मतलब solid है, liquid है, gas है, क्या उनकी smell है, क्या order है, melting point, density, all these things comes under the physical property. तो आपके पास physical property में आपको सबसे पहले क्या स्टडी करना है? लेट्स स्टार्ट विद द मेटल्स. जितने भी मेटल्स हैं आपके पास जनरली दे आर सॉलिड इन स्टेट. सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं जनरली आपके पास मेटल्स एक्सेप्ट मर्करी. मर्करी एक ऐसा मेटल है दैट एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. ठीक है? ऑल द मेटल्स आर जनरली सॉलिड इन स्टेट एक्सेप्ट मर्करी जो आपके पास लिक्विड इन स्टेट में एग्जिस्ट. नॉन मेटल्स जनरली सॉलिड होते हैं या फिर गैशियस होते हैं. बट यहाँ पे ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है. फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको एक जो मेन चीज ध्यान में रखनी है वो ध्यान में रखना है एक्सेप्शंस. क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं आपके पास वो यहाँ से आपके पास एक्सेप्शन से आते हैं. स्ट्रेट अवे कोई नहीं पूछेगा कि कोई भी मेटल बता दो जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है या कोई नॉन मेटल बता दो जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है. क्वेश्चंस आएंगे एक्सेप्शन में, लाइक name a non-metal that exists as in liquid state या फिर name a metal जो liquid state में exist करता है. Clear? तो आप exceptions को please ध्यान से सुनिएगा. Next coming on to luster. Luster क्या होता है? Shiny appearance. आपने देखा होगा metals generally have a shiny appearance, है ना? तो metals are lustrous in nature, while non-metals are non-lustrous. अब यहाँ पे हमारे पास क्या exception है? एक्सेप्शन है यहाँ पर आयोडीन. आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्टर शो करता है, दैट हैज अ शाइनी सरफेस. सो यहाँ पर हमारे पास एक्सेप्शन हो गया आयोडीन एंड ऑल द मेटल्स आर जनरली लस्ट्रस. डेंसिटी. डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम. जो मेटल्स हैं दे जनरली हैव अ हाई डेंसिटी एक्सेप्ट सोडियम,
पोटेशियम, लिथियम, ये ऐसे मेटल्स हैं जिनकी डेंसिटी लो होती है. ओके, कमिंग ऑन टू द नॉन मेटल पार्ट, नॉन मेटल्स जनरली हैव लो डेंसिटी. क्लियर? Coming on to the next property, melting point and boiling point. Metals generally have high melting and boiling point except gallium and cesium. Gallium और cesium ऐसे दो metals हैं जिनकी melting and boiling point low होती है, वरना generally metals have high melting and boiling point. Non-metals में they have low melting and boiling point. एक्सेप्शन क्या है हमारे पास नॉन मेटल्स में? एक्सेप्शन है यहाँ पर हमारे पास डायमंड एंड ग्रेफाइट. डायमंड और ग्रेफाइट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है. ये दो ऐसे आपके पास कार्बन का पार्ट है, कार्बन इज अ नॉन मेटल, तो ये कार्बन के दो ऐसे एलोट्रॉप्स हैं दैट हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. बट जनरली हमारे पास नॉन मेटल्स का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होता है. Clear? Next part is heat and electrical conduction. Metals generally are good conductors of heat and electricity. Basically आपके पास सिल्वर, कॉपर, ये दो ऐसे मेटल्स बहुत यूज होते हैं हीट और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में. कॉपर का ज्यादा यूज किया जाता है बिकॉज इट इज स्लाइटली चीपर देन सिल्वर. सिल्वर कॉस्टली होता है इसलिए हम कॉपर का यूज करते हैं फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स. इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए, हीट ट्रांसफर के लिए हम इन मेटल्स का जनरली यूज करते हैं. Coming on to the non-metals, non-metals are poor conductors of heat and electricity, except graphite. Graphite is again the allotrope of carbon, but वो generally good conductor होता है heat और electricity का. Please आप अपना फोकस रखिए एक्सेप्शन वाले पार्ट पे. ओके, सोनरस. सोनरस का मतलब होता है साउंड प्रोड्यूसिंग. हम किसी सरफेस को अगर हिट करें वो साउंड प्रोड्यूस करे, लाइक जैसे रिंग की हमें आवाज सुनाई दे, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सोनोरस. सोनोरस मीन साउंड प्रोड्यूसिंग. तो मेटल्स आर सोनोरस, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, दे आर नॉन सोनोरस. मेलिएबिलिटी. मेलिएबिलिटी होता है एबिलिटी ऑफ द एलिमेंट दैट इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स. हम उसको शीट्स में कन्वर्ट कर पाए उसको हम बोलते हैं मेलिएबिलिटी. आपने देखा होगा एल्यूमिनियम फॉइल्स जनरली जो हम अपनी चपातीज रोल करने के लिए यूज करते हैं, तो दैट इज क्यों हाउ एल्यूमिनियम कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, क्योंकि एल्यूमिनियम एक मेटल है जिसके पास मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है. नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल. कमिंग ऑन टू डक्टिलिटी. डक्टिलिटी होती है एबिलिटी ऑफ एनी एलिमेंट दैट इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स. वायर्स की फॉर्म में अगर हम किसी एलिमेंट को कन्वर्ट कर पाए उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी. तो मेटल्स डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होते हैं. जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड आपने देखा होगा इजिली ये वायर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होते हैं. सो दिस वाज अ जनरल आइडिया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की. मेन स्ट्रेस आपने देना है एक्सेप्शन पार्ट पे बिकॉज द क्वेश्चंस कम फ्रॉम द एक्सेप्शंस. ओके, so this was about the physical properties. Now moving on to the next topic, that is the chemical properties of metals and non-metals. So let's begin. सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की. एग्जाम्पल लेके देखते हैं. लेट्स सपोज सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम. आई होप यू ऑल नो द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर और कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं फ्रॉम ग्रेड 9. ओके, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? 2, 8 एंड 1. मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? 2, 8, 2. एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? 2, 8, 3. इन तीनों एलिमेंट्स में क्या चीज कॉमन है? अगर किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होना है तो स्टेबल होने के लिए या तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए या उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल. तो यहाँ पे अगर इन तीनों एलिमेंट्स को स्टेबल होना है तो कैसे हो सकते हैं? सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दे, एल्यूमिनियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दे. तो जर्नली आप देखोगे कि मेटल्स के पास 1, 2, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एट मैक्सिमम एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है,
मेटल्स क्या करते हैं, अगर उन्हें स्टेबल होना है, मेटल्स कैन इजीली डोनेट द इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन में बताया था. व्हाट आर मेटल्स? दे आर द एलिमेंट्स दैट कैन इजीली लूज द इलेक्ट्रॉन्स, ताकि वो केमिकल रिएक्शंस में पार्ट ले पाए. तो यहाँ से आप एग्जांपल देख सकते हैं. मेटल्स क्या है, अपने अगर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देंगे तो वो स्टेबल हो जाएंगे. सो मेटल्स कैन इजीली डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर पाएंगे मतलब दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर. ठीक है. कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो वो पॉजिटिव आयंस बनाता है. जैसे कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रहा है तो वो बनाएगा Na+. मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर पा रहा है तो वो बनाएगा Mg2+. एल्यूमिनियम सिमिलरली बनाएगा Al3+. तो पॉजिटिव आयंस बन रहे हैं. पॉजिटिव आयंस को हम बोलते हैं केटायंस. ओके. इस टाइप का जो बिहेवियर मेटल्स शो करते हैं, द डोनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, दैट बिहेवियर इज नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर. तो ये 4 प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई मेटल्स की. सिमिलरली हम नॉन मेटल्स पे बात करते हैं. नॉन मेटल्स अपनी कैसे प्रॉपर्टीज शो करते हैं ये. लेट्स सपोज वी टेक द एग्जांपल ऑफ फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन. फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 एंड 5. सल्फर का 16, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 एंड 6. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 7. अब इन तीनों एलिमेंट्स में क्या चीज कॉमन है? तीनों नॉन मेटल्स हैं. तीनों में क्या चीज कॉमन है? अब अगर इनको स्टेबल होना है तो क्या सेम रूल हम अप्लाई करेंगे, ऑक्टेट रूल? या तो अपने 5 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दे या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी से गेन कर ले. क्या इजी है, 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना या 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना? ऑब्वियसली 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना. तो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा और ये स्टेबल हो जाएगा. लाइकवाइज सल्फर को कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे? 2. क्लोरीन को 1, है ना. तो यहाँ से तीनों एलिमेंट्स में क्या कॉमन आया कि तीनों एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी हो रही है. इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं वो किसी भी अदर एलिमेंट से, ताकि वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले पाए और वो खुद स्टेबल हो पाए. ठीक है. तो ये जो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की, इससे क्या पता चला कि नॉन मेटल्स क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. ओके. तो कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है वो किस टाइप के आयंस बनाता है? वो बनाता है नेगेटिव आयंस. अब देखो, जैसे फास्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इनके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव. जैसे क्लोरीन पे चार्ज आ गया -1, सल्फर पे चार्ज आ गया -2, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स जो एक्सेप्ट करेगा उस पे उतना चार्ज आ जाएगा. ठीक है. तो जनरली हमारे पास जो नॉन मेटल्स हैं, एक जनरल आइडिया दे रही हूँ कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, 1, 2 एंड 3. ऐसा नहीं है 4 नहीं कर सकते, बट जनरली वी आर टॉकिंग अबाउट. तो सिंस नेगेटिव आयंस फॉर्म कर रहे हैं, नेगेटिव आयंस को हम बोलते हैं एनायंस. और ये जो प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट्स की, टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स दे फॉर्म नेगेटिव आयंस. दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है. किसी भी एलिमेंट को जितने कम इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं स्टेबल होने के लिए, वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. जैसे अब इन तीनों में से अगर मैं देखूं, क्लोरीन को सबसे कम इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो इन तीनों में से क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा. डिटेल में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इन चैप्टर नंबर 5. एक बेसिक आइडिया आपको पता चल गया ये 4 प्रॉपर्टीज का कि मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं. ओके. अब मेटल्स कैसे रिएक्ट करेंगे वो डिपेंड करता है कि किस एलिमेंट में कितनी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की. अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस एलिमेंट में कितनी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है लूज करने की? वो हमें पता चलेगा बाय द एक्टिविटी और द रिएक्टिविटी सीरीज. सो लेट्स सी व्हाट इज द एक्टिविटी और रिएक्टिविटी सीरीज. सो लेट्स सी एक्टिविटी और रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है. मैं आपको एक निमोनिक बताऊंगी जिससे आप इजीली लर्न कर पाएंगे कि हाउ मेटल्स रिएक्ट, कैसे कैसे हम मेटल्स को प्लेस कर सकते हैं इन द रिएक्टिविटी सीरीज. सबसे पहले प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, आई लाइक हर, कॉल मी स्मार्ट गोट. ये आपके पास निमोनिक है. अब ये निमोनिक को आप कैसे यूज करोगे अपने एलिमेंट्स को याद रखने के लिए इन द रिएक्टिविटी सीरीज.
सी। जो भी फर्स्ट लेटर होगा आपके पास निमोनिक का वो आपका एलिमेंट नेम से रिजेंबल करेगा। प्लीज मतलब पोटेशियम, ठीक है। स्टॉप मतलब सोडियम। कॉलिंग, कॉल Ca कैल्शियम, ठीक है। M मैग्नीशियम, A एल्यूमिनियम, Z जिंक, I आयरन, L लेड, हर H हाइड्रोजन। कॉल फिर से सी आ गया, कॉपर। M मर्करी, S सिल्वर, G गोल्ड। तो आपने देखा जो भी फर्स्ट लेटर है आपके पास निमोनिक का उससे आप एलिमेंट्स को याद रख सकते हैं, ठीक है। एक जनरल आइडिया है, जनरली हम भूल जाते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स को कैसे प्लेस किया गया है। दिस इज अ सिंपल निमोनिक थ्रू व्हिच यू कैन इजीली रिकॉल द एलिमेंट्स। अब हमने यहाँ पर हाइड्रोजन को भी प्लेस करा है हमने हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में। तो हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है बट सिंस इट आल्सो शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स तो हमने यहाँ पर हाइड्रोजन को भी प्लेस किया है अपनी रिएक्टिविटी सीरीज में। तो जितने भी एलिमेंट्स अबव द हाइड्रोजन होते हैं उनको हम हाई रिएक्टिव माने जाते, वो हाई रिएक्टिव बोलते हैं उन्हें, और जो एलिमेंट्स बिलो हाइड्रोजन होते हैं उन्हें हम लो रिएक्टिव मानते हैं, ठीक है। दे आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन और एलिमेंट्स अबव हाइड्रोजन आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। नाउ सी हाउ दिस रिएक्टिविटी सीरीज वी कैन अप्लाई इन आवर chemical properties. Let's start that. Our very first chemical property that we are going to start is reaction of metals with oxygen. Metals कैसे react करते हैं ऑक्सीजन के साथ? General reaction होगा whenever metals react with oxygen, they form metallic oxide. ठीक है, कोई भी मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल Mg plus O2 gives you 2MgO। ये मैंने 2 यहाँ पर क्यों लगाया है? कोई बता सकते हैं कि मैंने यहाँ पर Mg के आगे भी 2 प्लेस किया है, यहाँ पे भी 2 प्लेस किया है। आई होप आप बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं अपने चैप्टर 1 में। सो इसलिए मैंने यहाँ Mg के आगे भी 2 लगाया है और मैग्नीशियम ऑक्साइड के आगे भी 2 लगाया है ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। तो देखिए मेटल्स रिएक्ट करा जब ऑक्सीजन के साथ तो उसने क्या बना लिया? मेटालिक ऑक्साइड मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। सिमिलरली एल्यूमिनियम रिएक्ट करा ऑक्सीजन के साथ, इट फॉर्म Al2O3। क्या बना लिया उसने? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ऐसे ही कभी भी अगर मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो मेटालिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा, ओके। आयरन की अगर बात देखें, आयरन जब मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? Fe2 और O3। सिंस वो मॉइस्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, जब Fe2O3 फर्दर मॉइस्चर इन एयर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बना लेगा Fe2O3.XH2O। ये क्या होता है? दिस इज रस्ट। आपने देखा होगा जो सिल्वर आर्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर कुछ टाइम बाद एक रेडिश ब्राउन लेयर डिपॉजिट हो जाती है। वो रेडिश ब्राउन लेयर इज नथिंग बट इट इज रस्ट। वो कैसे फॉर्म होती है? When silver articles react with moist air, जब वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं जो एयर में प्रेजेंट होता है, इट फॉर्म्स रस्ट, जिसकी वजह से जो सिल्वर आर्टिकल्स की शाइन होती है दैट डिसअपीयर्स आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो दिस इज द जनरल रिएक्शन की मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे मेटालिक ऑक्साइड। अब अगर हमें नेचर पता करना है कि मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, क्या होते हैं, तो हम उसका नेचर कैसे पता करेंगे? कुछ नहीं करना, सिंपली आपने क्या करना है, लेट सपोज कि मैंने पोटेशियम लिया, पोटेशियम का रिएक्शन कराया ऑक्सीजन के साथ, क्या बन जाएगा मेरे पास? पोटेशियम ऑक्साइड। पोटेशियम ऑक्साइड को वाटर में डाल दो, वाटर में डाला, जब मेटालिक ऑक्साइड्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं वो बनाते हैं मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स, साथ में हाइड्रोजन रिलीज होता है। डिटेल में अभी हम करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन में। जब अभी आपको बेसिक आइडिया दे रही हूँ कि आपको नेचर कैसे पता चलेगा कि आपका ऑक्साइड एसिडिक है या बेसिक है। तो आपने जब इसको वाटर में डिसॉल्व करा, इन्होंने क्या बना लिया? मेटालिक हाइड्रोक्साइड। अब आप यहाँ पर क्या करोगे? लिटमस पेपर लिया,
रेड भी लिया, ब्लू भी लिया, अगर आपका कलर चेंज हुआ फ्रॉम रेड टू ब्लू, मतलब जो आपका गिवन कंपाउंड है दैट इज बेसिक इन नेचर, अगर आपका कलर चेंज हुआ फ्रॉम ब्लू टू रेड, मतलब आपका जो गिवन कंपाउंड है दैट इज एसिडिक इन नेचर। तो इस केस में हमने क्या देखा, हमने जब टेस्ट किया तो जो हमारा रेड लिटमस था वो चेंज हो गया ब्लू में, मतलब मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। एक और टाइप का भी ऑक्साइड होता है दैट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, वो एक डिटेल में टॉपिक है, विल स्टडीड लेटर ऑन in this chapter only but in the later part। अभी के लिए हम इतना स्टडी करते हैं जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं that are basic in nature clearly because they turn red litmus into blue। okay, so this was the first reaction of metals with oxygen। the second reaction that we're going to study is reaction of metals with metals with water। अब metals water के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? The second reaction is reaction of metals with water। See, कभी भी अगर आप metals को water में ऐड करोगे तो वो बनाएंगे metal hydroxide plus hydrogen gas will be released। ये जो रिएक्शन होता है ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्यों? क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। तो अब आपने इसमें क्या किया, हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ ली, जैसे जैसे हम बिलो द रिएक्टिविटी सीरीज मूव करते रहेंगे वैसे वैसे एलिमेंट्स की, वैसे वैसे मेटल्स की रिएक्टिविटी लो होती जाएगी और उनका रिएक्शन पावर कम होता जाएगा। फर्स्ट रिएक्शन में हमने स्टडी करा था कि मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, वही मेटल ऑक्साइड रिएक्शन को फर्दर ऑन कैरी करते हैं और वो मेटल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। सी हाउ, मेटल लिया आपने कोई मैग्नीशियम, उसको आपने वाटर में ऐड कर, क्या बन जाएगा आपके पास? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। ओके, अब हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द रिएक्टिविटी सीरीज, फ्रॉम द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। सबसे पहले सोडियम और पोटेशियम की अगर मैं बात करूं, टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में लाई करते हैं, तो सोडियम और पोटेशियम जब रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। सिमिलरली द रिएक्शन विद पोटेशियम, अब ये रिएक्शन इतना हाईली एक्सोथर्मिक होता है दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड whenever sodium or potassium reacts with water। large amount of heat generate होती है उस पर्टिकुलर रिएक्शन में। तो ये जो आपके पास एलिमेंट्स है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सिंस ये टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में लाई करते हैं तो ये नॉर्मल वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी ये रिएक्शन शो कर देते हैं। ऑल्दो कैल्शियम के साथ जो रिएक्शन होता है वो इतना एक्सोथर्मिक नहीं होता बिकॉज जो उस केस में हाइड्रोजन गैस हमारे पास रिलीज होती है, that hydrogen gas do not catches fire easily। वो इतना easily fire catch नहीं करती क्योंकि इतना amount of heat generate नहीं होता। Clear? अब हम एक चीज ऑब्जर्व करेंगे इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, that is also important from the exam point of view, that why calcium start floating on the surface। जब ये रिएक्शन होता है कैल्शियम फ्लोट करने लग जाता है सरफेस पे। क्यों फ्लोट करने लग जाता है? क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर लिबरेट आउट हुई वो क्या करती है, वो कैल्शियम के सरफेस पे स्टिक हो जाती है। हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड स्टिक्स टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम, जिसकी वजह से जो कैल्शियम है वो फ्लोट करने लग जाता है। ओके, सो दिस कैन कम इन द एग्जाम कि आपके पास whenever the reaction takes place of calcium with water, why calcium starts floating on the surface। तो I hope the answer is clear। जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई है that hydrogen sticks on the surface of calcium and because of that calcium starts floating। फिर हम जैसे जैसे और नीचे मूव करते हैं, मैग्नीशियम की तरफ मूव करते हैं, तो मैग्नीशियम रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन शो नहीं करता। मैग्नीशियम जनरली रिएक्शन शो करता है हॉट वाटर के साथ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वाटर का जो स्टेट है वो बॉइलिंग होना चाहिए, बॉइलिंग वाटर के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, देन कमिंग ऑन टू आयरन, एल्यूमिनियम, ये ऐसे मेटल्स हैं जो रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ। यहाँ पे फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर क्या होना चाहिए? दैट इज स्टीम।
जब हम स्टीम को पास करेंगे ओवर द हॉट मेटल आयरन एंड एल्यूमिनियम, तो उसके बाद हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू हाइड्रोक्साइड्स। तो जैसे जैसे हम डाउन द सीरीज मूव करते जा रहे हैं वैसे वैसे रिएक्टिविटी लो होती जा रही है। ऐसे ही सिल्वर, गोल्ड, दे डू नॉट रिएक्ट विद मेटल एट ऑल, क्योंकि दैट लाइज एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में वो लाई करते हैं, जिसकी वजह से इतना हीट लिबरेट ही नहीं होता, इसकी वजह से वो रिएक्शन नहीं शो कर पाते। क्लियर? So this was about how metals react with water. Clear? अब हम अपनी थर्ड रिएक्शन स्टडी करेंगे, that how metals react with acids. Acid solution के साथ metals कैसे रिएक्शन शो करते हैं। So let's see. मेटल को जब आप किसी भी एसिड में डालोगे, स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग हियर अबाउट HCl या फिर H2SO4। नाइट्रिक एसिड की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही अभी बताऊंगी। तो जब मेटल को आप एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे, आपको प्रोडक्ट मिलेगा, उस पर्टिकुलर मेटल का सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड आउट। सी हाउ? फॉर एग्जांपल कैल्शियम रिएक्ट्स विद HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड आउट। ठीक है, सॉल्ट मिल गया कैल्शियम का प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट आउट हो गई। अब अगर मैं यही रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करूं, तो नाइट्रिक एसिड के साथ क्या होगा? नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, जो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है वो क्या होगी? सिंस नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो इस हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज कर देगा वाटर में और खुद रिड्यूस हो जाएगा इनटू एनी ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। N2O हो गया, NO2 हो गया। ठीक है, तो इसलिए नाइट्रिक एसिड के साथ आप रिएक्शन नहीं शो कर पाते, बिकॉज वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देगा टू वाटर एंड इटसेल्फ विल गेट रिड्यूस्ड टू एनी ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन आता है दैट सिंस मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स, तो व्हाई मेटल्स डू नॉट शो द रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड? नाइट्रिक एसिड के साथ क्यों रिएक्शन नहीं शो करते? तो आई होप आपको आंसर क्लियर हो गया हो। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है दो मेटल्स की, मैग्नीशियम और मैंगनीज। मैग्नीशियम और मैंगनीज दो ऐसे मेटल्स हैं जो हमारे पास वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, क्या होगा? जब आप मैग्नीशियम में नाइट्रिक एसिड ऐड करोगे, यू विल गेट मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस जो हाइड्रोजन लिबरेट होनी थी वो वाटर में कन्वर्ट होगी एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस विल बी लिबरेटेड आउट। सो ये रिएक्शन होगा आपके पास मैग्नीशियम के साथ या फिर मैंगनीज के साथ। ये दो ऐसे मेटल्स की एक्सेप्शन है जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन शो करते हैं, अदरवाइज मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो ये इस चैप्टर में आपको बेसिकली एक्सेप्शंस पे अपना फोकस रखना है, कहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट्स या कौन कौन सी रिएक्शंस में एक्सेप्शंस आ रही हैं, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर? सो दिस रिएक्शन इज क्लियर। आई होप आपको मेटल्स की यहाँ तक की रिएक्शंस क्लियर हो गई होंगी। द लेटर पार्ट ऑफ दिस रिएक्शंस, द रिएक्शंस विद नॉन मेटल्स, आयनिक कैरेक्टर क्या होता है, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, we'll be studying it in the next video. So stay tuned till then. I hope you understood it. Thank you for watching.